वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 502 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेसन नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन से शुरुआत करते हैं। अब जब ग्रुप डिसीजन की बात हो रही है तो फिर ग्रुप्स की बात होती है और ग्रुप डिसीजन मेकिंग से मुराद कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, कोलैबोरेशन होती है जहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि एक कंसेंसस या फिर एक सोल्यूशन तक पहुँचा जा सके। और ये वाइडली यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि लेवरेज किया जाए जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव है, मतलब मुख्तलिफ लोगों का पर्सपेक्टिव होता है और फिर एक्सपर्टीज़ भी लोगों के पास मुख्तलिफ होती है। प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है, टिपिकली तौर पे स्टेजेस होते हैं जैसे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इन्फॉर्मेशन को जमा करना, अल्टरनेटिव जनरेशन यानी कि अल्टरनेटिव मुख्तलिफ उनको बना लेना और इवेल्यूएट करना, एग्जामिन करना और आखिर में फ़ाइनल डिसीजन लिया जाता है। टेक्निक्स होती हैं कुछ कॉमन टेक्निक्स की, अगर हम बात करें ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है जिसके अंदर आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है जितने भी ज़्यादा आइडियाज़ हो, और प्रमोट करती है क्रिएटिविटी को भी ये। और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक भी होती है, डेल्फी मेथड होते हैं जो कि इंश्योर करता है कंसेंसस, और ये जो है वो कॉमनली जो है एम्प्लॉयड किए जाते हैं ताकि इंश्योर किया जाए इंक्लूसिविटी और मिनिमाइज़ किया जाए बाइस को, यानी कि ज़्यादा लोग शामिल होंगे, ये नहीं होगा कोई एक्सक्लूसिव किस्म का हो बल्कि इंक्लूसिविटी भी होगी और बाइसनेस जो है उसको भी मिनिमाइज़ किया जाएगा। एग्जांपल लें तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के ज़रिए क्रिएटिविटी जब होती है तो उससे क्या होता है कि फ्री फ्लोइंग होती है आइडियाज़ की, क्योंकि इसमें इसमें किसी भी आइडिया को जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता है, जितने भी आइडियाज़ होते हैं उनको वेलकम किया जाता है, तमाम आइडियाज़ को नोट डाउन कर लिया जाता है। और डेल्फी मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर्ड राउंड जो है एनोनिमस इनपुट्स का, ताकि अचीव किया जाए कंसेंसस जो है एक्सपर्ट्स के दरमियान। और अगर हम बात करें एडवांटेजेस की तो इसमें जो है ग्रुप मेकिंग के एडवांटेज में, ग्रुप डिसीजन मेकिंग में उसमें ये कि इम्प्रूव होती है डिसीजन की क्वालिटी और इजाफा होता है एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम में, और बढ़ता है टीम कोहिजन भी। लेकिन चैलेंजेस भी आते हैं जैसे कि ग्रुप थिंक का होना, कुछ मेंबर्स होते हैं वो डोमिनेंस कर लेते हैं यानी कि उनकी मनमानी चल रही होती है, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। और टाइम भी ज़्यादा हो सकता है, तो उससे जो है वो इफेक्टिवनेस जो है वो रुक जाती है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन इश्यूज़ का मुकाबला करती है अपॉइंट करते हुए फैसिलिटेटर्स को, और सेट करते हुए क्लियर एजेंडा, यूज़ करते हुए डिसीजन सपोर्ट टूल्स। और रियल वर्ल्ड केसेस अगर हम देखें तो वो भी हमें इसके दिखाई देते हैं। नाउ द कम्युनिकेशन फाउंडेशंस एंड बैरियर्स। अब फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं उससे पहले ये समझें कम्युनिकेशन जो है वो क्या है। लाइफ ब्लड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इसी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और कोऑर्डिनेशन होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, और इसके अंदर वर्बल भी शामिल है जिसमें वर्ड्स के इस्तेमाल किया जाता है, नॉन वर्बल भी जो विदाउट वर्ड, और रिटन फॉर्म भी होती है कम्युनिकेशन की, लिखी हुई और ऑरल भी हो सकती है। और फ्लो होती है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स के ज़रिए, इनके फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लैरिटी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग और फीडबैक मैकेनिज़्म हो। लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे बैरियर्स भी आते हैं कम्युनिकेशन में। एक बहुत बड़ा बैरियर जो है वो है लैंग्वेज डिफरेंसेस। अगर हम ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अब चाहे हम बोल के करें चाहे लिख के करें, अगर उसको हमारी ज़बान नहीं आती तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये बहुत बड़ा जो है वो बैरियर बन जाता है। इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी भी आती है। मुख्तलिफ़ कल्चर के अंदर मुख्तलिफ़ जो है वो लोगों की लिए एक चीज़ अच्छी है एक कल्चर में, तो दूसरी चीज़ कल्चर में वो चीज़ बुरी है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो बैरियर आ जाता है। इसके अलावा फिर नॉइज़ है। अब नॉइज़ वहाँ पे भी है जहाँ ओरल कम्युनिकेशन है, लिखी हुई कम्युनिकेशन है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि नॉइज़ है। और परसेप्चुअल बाइसेस भी आती हैं, उन सब से क्या होता है कि मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है और उसी से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और इनएफिशिएंसी होती है। ये तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखने में आता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमें कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि ईमेल मिल गया है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, अब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखने में आ रही है। इसके अलावा तो और भी बहुत सी तरीके हैं
चैट किया जा सकता है। तो कई सारे तरीके हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और स्पीड हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन की आज के दौर में बहुत तेज़ है। हम दुनिया भर में जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने घर से बैठे हुए भी। लेकिन कई सारे फिर चैलेंजेस भी हमें देखने में आते हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हमें दिखाई देता है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी जो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, और फालतू किस्म की इन्फॉर्मेशन जो टाइम वेस्ट करने वाली है वो भी हम देखते हैं हमारे आसपास हमें दिखाई देती है। अब स्ट्रेटजीज़ हैं ओवरकम करने के लिए इन बैरियर्स को, इनका मुकाबला करने में पहली चीज़ तो है कि सिंप्लीफाई किया जाए लैंग्वेज को। जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो सिंपल किस्म के ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करें जो सिंपल और दूसरा समझ सके। विजुअल एड्स का सिर्फ ये नहीं कि बोले इंसान या लिखे, बल्कि कुछ तस्वीरें भी दिखाए उसी के मुताबिक जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों से लोग ज़्यादा ईजिली समझ सकते हैं। अब एग्जांपल अगर हम लें किसी एनिमल की, किसी जानवर की हम बात कर रहे हैं, तो हम जितना उसको मुंह से बोल रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम उसको दिखाएंगे तो और ज़्यादा वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि उसका किस जानवर के बारे में बात की जा रही है और उसकी किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। एक इसके अलावा कि एक ऐसा क्लाइमेट बनाया जाए एम्प्लॉयज़ जो है वो कंफर्टेबल भी फील करें, क्योंकि होता क्या है कि कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि एक तरफ कम्युनिकेशन अगर की जाती है, एम्प्लॉयज़ जो डरे हुए भी होते हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनके लिए ख़तरा हो सकता है। तो इस किस्म का माहौल जो है वो ना हो, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा अजीबोगरीब माहौल ना हो कि वो एम्प्लॉयज़ जो है वो डरे हुए हों कि वो सही राय भी देते हुए पीछे हट जाएँ, वो सही बात करते हुए भी पीछे हटें। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। Now the advanced communication channels and strategy. सो एडवांस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ का फोकस होता है सिलेक्ट करने के ऊपर सही जो चैनल्स हैं और मैसेज भी ऑडियंस के मुताबिक। और चैनल जो है वो कुछ ऐसे होते हैं, एक तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जब किसी से आमने सामने बात की जा रही है, और उसमें इमीडिएट एक तो फीडबैक होता है, फ़ौरन होता है, और इमोशनल कनेक्शन भी होता है, इमोशंस को भी समझ सकते हैं हम। और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसमें आ जाते हैं। जब चैनल की हम बात करते हैं, एक तरफ फेस टू फेस हो गया तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ जाते हैं, और उसमें रैपिड डिसेमिनेशन होती है जोग्राफीज़, यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठे हुए भी कम्युनिकेशन जो वो की जा रही होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। जो चॉइस है चैनल की किस तरीके से कम्युनिकेट की जाएगी वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि मैसेज कितना कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा अर्जेंसी कितना अर्जेंट है उसका पहुंचना, और ऑडियंस का साइज़ कितना है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्रीजिंगली तौर पे अडॉप्ट कर रही है इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम, और जिसमें हम देखते हैं कि सिंक्रोनस टूल्स हैं जैसे कि वीडियो कॉल्स और चैट वगैरह, और एसिंक्रोनस प्लेटफॉर्म है जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ताकि बढ़ाया जा सके कोलैबोरेशन को। और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के अंदर फ्रेम भी किया जाता है मैसेजेस को, ताकि अलाइन करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के मुताबिक, इनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के मुताबिक रहें, और जो वैल्यूज़ हैं स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करते हुए इंगेज करें एम्प्लॉयज़ को, लेवरेज करें डेटा विजुअलाइजेशन क्लैरिटी के लिए। और चैलेंजेस जो है उनमें शामिल हैं मेंटेन करना कंसिस्टेंसी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, और रोकना मिस इंटरप्रिटेशन वर्चुअल सेटिंग्स के अंदर। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आती है कुछ फर्म्स हैं जिनकी तरफ से, बड़ी बड़ी फर्म्स में अगर हम देखें तो वहाँ पर ये होता है कि स्ट्रक्चर किया जाता है कम्युनिकेशन प्लान्स और लीडरशिप को विजिबिलिटी, और उसी से ट्रस्ट और अलाइनमेंट आती है। सो नाउ द लीडरशिप एंड पावर डायनेमिक, अब इसके बारे में बात करते हैं। लीडरशिप थ्योरीज जो है वो प्रोवाइड करती फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे लीडर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स को भी और ग्रुप्स को भी। और अर्ली ट्रेड थ्योरीज जो हैं अगर हम उनके बारे में बात करें तो उन्होंने एम्फेसाइज किया इनहेरेंट क्वालिटीज़ जैसे कि इंटेलिजेंस और करिश्मा। और उन थ्योरीज़ के मुताबिक ये था कि लीडर बॉर्न होते हैं, बन नहीं सकते, जो ट्रेड थ्योरीज जो पुरानी थ्योरीज़ हैं। जबकि बिहेवियरल थ्योरी अगर हम उसके मुकाबले में देखें तो उसमें फोकस शिफ्ट किया गया ऑब्जर्वेबल एक्शन के ऊपर, और यहाँ पर ये फ़र्क किया गया है टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड स्टाइल के ऊपर। और कंटिजेंसी थ्योरीज अगर हम देखें तो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया सिचुएशनल फैक्टर, और ये भी कि इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। जो मॉडर्न अप्रोच हैं अगर हम उनको देखें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को, तो हाईलाइट करती है इंस्पायरिंग विजन, एक ख्वाब, और इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन, और फॉस्टर करना इनोवेशन और कमिटमेंट्स। और जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है वो रिलाई करती है स्ट्रक्चर रिवार्ड और पेनल्टीज़ के ऊपर, ताकि मेंटेन किया जाए परफॉर्मेंस को।
नाउ द लीडरशिप एप्लीकेशन स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस। लीडरशिप एप्लीकेशन थ्योरीज जो है अगर हम प्रैक्टिस में देखें रिक्वायर करती है कॉम्बिनेशन जो इंटरपर्सनल स्किल्स का, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और एडेप्टेबिलिटी का। इफेक्टिव लीडर्स जो है कम्युनिकेट करते हैं कंपेलिंग विजन, बिल्ड करते हैं ट्रस्ट और एम्पावर करते हैं एम्प्लॉयज़ को डेलीगेशन और कोचिंग के थ्रू। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो प्ले करती है क्रिटिकल रोल, एनेबल करती है लीडर्स को कि वो मैनेज करें उनके इमोशंस और रिस्पॉन्ड करें एम्फेथेटिकली तौर पर दूसरों को। डिसीजन मेकिंग जो है सर्टेन अनसर्टेनिटी के अंडर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और जो एथिकल कंडक्ट हैं ये जो है एसेंशियल कॉम्पिटेंस है, एसेंशियल कॉम्पिटेंस है यानी ये। और ऑर्गेनाइजेशन अक्सर जो है वो इम्प्लीमेंट करती है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। लीडर्स जो है वो लेवरेज भी करते हैं टेक्नोलॉजी ताकि मेंटेन करें विजिबिलिटी और एंगेजमेंट जो है वर्चुअल टीम्स के अंदर, और यूज़ करते हुए टूल्स जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। और कंटिन्यूस लर्निंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो हेल्प करता है लीडर्स को कि वो रहें रिलेवेंट डायनामिक एनवायरनमेंट्स में। और द पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। पावर और पॉलिटिक्स जो है इनहेरेंट हैं ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में और इन्फ्लुएंस करते हैं रिसोर्स एलोकेशन, डिसीजन मेकिंग और करियर प्रोग्रेशन। सो पावर जो है वो आता है कुछ सोर्सेज से, सोर्सेज है पावर की जहाँ से पावर आता है। एक तो ये कि फॉर्मल अथॉरिटी किसी को दी गई है, वहाँ से किसी शख्स के पास कोई एक्सपर्टीज़ है उसके पास भी पावर होती है। और इसके अलावा कंट्रोल किसी के पास इन्फॉर्मेशन के ऊपर है, एक इन्फॉर्मेशन का होना भी पावर होती है। और बेसिस ऑफ पावर की हम बात करें सो 5 बेसिस ऑफ पावर्स हमें दिखाई देती है, लेजिटिमेट, रिवार्ड, कोर्सिव, एक्सपर्ट और रेफरेंट। और इलस्ट्रेट करती है डाइवर्स मैकेनिज्म जो है वो लीडर्स के वो यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंस करना दूसरों को। और पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ वगैरह की, सब पॉलिटिक्स के अंदर शामिल होते हैं इनफॉर्मल स्ट्रेटजीज़ ताकि एडवांटेज हासिल किया जाए, जैसे कि अलाइंस बिल्ड करना, कंट्रोल करना एजेंडा और फ्रेम करना इश्यूज़ को, जबकि अक्सर परसीव इसको किया जाता है नेगेटिवली तौर पर। पॉलिटिकल बिहेवियर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है जब अलाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के मुताबिक हो, जैसे कि एडवोकेट करना नेसेसरी चेंज जो ज़रूरी वाली तब्दीली है उसके लिए। और एक्सेसिव पॉलिटिक्स वगैरह का होना, उससे क्या होता है कि ट्रस्ट और मोराल दोनों ख़राब हो जाते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करती हैं पावर डायनामिक जो है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ज़रिए, एथिकल गाइडलाइंस और एक ऐसा कल्चर जो है कि फेयरनेस का हो। सो अंडरस्टैंड करना पावर और पॉलिटिक्स जो है वो मदद करता है मैनेजर्स को कि बैलेंस करें वो इन्फ्लुएंस और इंटीग्रिटी के साथ, और इंश्योर करते हुए डिसीजन जो कि सर्व करे ऑर्गेनाइजेशनल और एम्प्लॉय इंटरेस्ट। नाउ दी कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो कॉन्फ्लिक्ट आता है जब इंडिविजुअल या ग्रुप परसीव करते हैं इनकम्पैटिबल गोल्स, स्केर्स रिसोर्सेज या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़, और ये हो सकता है इंटरपर्सनल, इंटरग्रुप या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे, जबकि अक्सर देखा जाता है इसको नेगेटिव। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इससे इनोवेशन भी आ सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, जब इसको कंस्ट्रक्टिवली तौर पर मैनेज किया जाए, कंस्ट्रक्टिवली हो तब। और कॉमन कॉजेज़ अगर हम देखें तो इसके क्या हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, वो हो सकता है रोल एम्बिग्यूटी, यानी कि रोल ही क्लियर नहीं है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं वहाँ पर ऐसा हाल होता है कि रोल ही क्लियर नहीं है, एक शख्स जो काम करने वाला है उसको क्लियरली बताया भी नहीं जा रहा है कि उसका रोल आखिर है क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का हो जाना और कंपटीशन होना रिसोर्सेज के लिए, इन तमाम चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट देखने में आता है। अब नेगोशिएशन की हम बात करें तो नेगोशिएशन जो है वो सर्व करता है की मैकेनिज़्म ताकि कॉन्फ्लिक्ट को हल किया जा सके। नेगोशिएशन के ज़रिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको हम हल कर सकते हैं। और उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, सबसे पहले एक प्रिपरेशन की जाती है, फिर बारगेनिंग होती है, उसके बाद फिर एग्रीमेंट आता है। और स्ट्रेटजीज़ जो आती हैं उसमें हम देखें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन होती है जहाँ पे पार्टीज़ जो है वो मुकाबला करती हैं फिक्स रिसोर्सेज के लिए, ताकि इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन के लिए और जहाँ पर वो चाहती हैं विन विन सॉल्यूशन कोलैबोरेशन के ज़रिए। और टेक्निक्स जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, फ्रेमिंग इंटरेस्ट ना कि पोजीशन वगैरह, और एक्सप्लोरिंग क्रिएटिव ऑप्शंस, ये जो है बढ़ाता है आउटकम्स को। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोस्टर करती है इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ट्रेन करते हुए एम्प्लॉयज़ को नेगोशिएशन स्किल्स में, इस्टेब्लिश करते हुए ग्रीवेंस प्रोसीजर्स और प्रमोट करते हुए कल्चर जो है वो ओपननेस का।
सो एडवांस नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं। सो एडवांस नेगोशिएशन में शामिल है कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ हाई स्टेक्स और जो कल्चरल कंसिडरेशन है, और टेक्निक्स जैसे कि प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन है, और जिनको डेवलप किया फिशर और ओराई ने, और एम्फेसाइज जो है वो किया गया कि सेपरेट किया जाए लोगों को प्रॉब्लम से लोगों को अलग किया जाए, और ये कि फोकस करते हुए इंटरेस्ट के ऊपर, जनरेट करते हुए ऑप्शंस और यूज़ करते हुए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। मीडिएटर्स का रोल होता है। सो मीडिएटर्स और जो आर्बिट्रेटर होते हैं अक्सर ही मदद करते हैं हल करने में कोई भी डिस्प्यूट आता है जो कि पार्टी ख़ुद से हल ना कर सकें। और टेक्नोलॉजी जो है वो उससे क्या होता है, नेगोशिएशन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी एनेबल होता है, वो इमर्जिंग है ऐसी टेक्नोलॉजीज़। और हम देखते हैं कि वर्चुअल डिस्कशंस और डॉक्यूमेंट शेयरिंग भी देखते हैं इसी वजह से, हम टेक्नोलॉजी की वजह से। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी शामिल हैं, जैसे कि क्लियर रोल डेफिनेशन का होना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ का होना। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमें देखने में आते हैं, जैसे कि परसेप्शन और इमोशन सिग्निफिकेंटली तौर पे असर करते हैं नेगोशिएशन डायनामिक्स, रिक्वायर करते हैं नेगोशिएटर्स को के दिखा सके एम्पैथी और इमोशनल रेगुलेशन। और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनमें अक्सर हम देखते हैं कि एडिशनल चैलेंजेस भी देखने में आते हैं कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से नेगोशिएशन स्टाइल में, और इसके अलावा जो क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस है उसको नेसेसिटेट करता है। तो मास्टर करते हुए टेक्निक्स को ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं डिसरप्शन, और बिल्ड कर सकती हैं लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स। नाउ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कैसे टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेशन के लिए और कंट्रोल के लिए, और इन्फ्लुएंस करते हुए एफिशिएंसी और एडेप्टेबिलिटी। और कॉमन स्ट्रक्चर जो है उसमें शामिल है फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स और जो नेटवर्क फॉर्म्स हैं। और हर कोई जो है वो डिस्टिंक्ट एडवांटेज और चैलेंजेस के साथ है। और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन जो है, लेकिन क्रिएट कर सकता है ये साइलोस। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये जो है बढ़ाता है रिस्पॉन्सिवनेस जो है मार्केट सेगमेंट्स के हवाले से। और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कंबाइन किया जाता है फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड एलिमेंट को। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाता है रिपोर्ट रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग में यही होता है कि फिर इसमें एक से ज़्यादा बॉस भी हो सकते हैं। और फैक्टर्स जो कि तश्कील देते हैं स्ट्रक्चर को, अगर हम उनको देखें तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइज़ है, स्ट्रेटजी है, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी है। और इमर्जिंग ट्रेंड्स अगर हम देखें तो उसमें एजाइल ऑर्गेनाइजेशन है, और होलेक्रेसी है जो कि रिफ्लेक्ट करता है एक शिफ्ट डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग और सेल्फ मैनेज टीम की तरफ। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।